अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव आयोग और इस देश के विपक्ष के बीच मतभेद की एक कभी न खत्म होने वाली खाई खिंच चुकी है और ये ऐसी खाई है जो अविश्वास को लगातार बढ़ाती जा रही है। किसी भी कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रेगुलेटर यानी चुनाव आयोग और पार्टिसिपेंट्स यानी सत्तारूढ़ दल या प्रतिपक्ष, उनमें इस तरह का मतभेद और इतना अविश्वास बहनों भाइयों लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, वैसे तो चुनाव आयोग और इस देश के राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हमेशा से रहे। खास तौर पर आप सबको याद होगा टीएन शेषन के जमाने में चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दलों में इंक्लूडिंग सत्ता पक्ष एक जबरदस्त रिजेंटमेंट था, नाराजगी थी। शेषन की कार्यशैली ऐसी थी जिसको लेकर बहुत नाराजगी थी, लेकिन उनकी निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं था। बहनों भाइयों, लेकिन वक्त बीता, टीएन शेषन का दौर खत्म हुआ, फिर उसके बाद राजनीतिक दलों को समझ में आया कि चुनाव आयोग में कैसे लोग होने चाहिए। एक से एक बेहतरीन लोग भी आए और एक से एक बदतर भी आए। बहनों भाइयों, लेकिन चुनाव आयोग इतना ज्यादा अविश्वास और विवादों में कभी नहीं रहा जो इस वक्त है, और उसका कारण राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे प्रमाण के साथ गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों की में मुख्य बात क्या है? विपक्ष के 2-3 नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया और प्रमाण के साथ अपनी बातें रखी। पूरा विपक्ष आक्रामक है, सदन चलने नहीं दी जा रही है, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन से हासिल क्या है? बहनों भाइयों, तकरीबन 2 सप्ताह का समय बीतने के पश्चात राहुल गांधी ने जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देश की मीडिया के सामने दिया, उसके बाद ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना संविधान पर आरोप लगाना है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाना संविधान का अपमान है। बहनों भाइयों, चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं देता? आयोग का कहना है कि राहुल गांधी जब एफिडेविट से पर हमें शिकायत देंगे तब हम उसकी जांच करेंगे, और जब चुनाव बीता था उसके 45 दिन के अंदर उन्हें शिकायत कर देनी चाहिए थी। अब की शिकायत का कोई मतलब नहीं, यानी चुनाव आयोग कोई भी जांच नहीं कराएगा। नंबर 1 बात। एफिडेविट की जहां तक बात है तो समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव के बाद 18,000 एफिडेविट दस्तखत करके दिए थे। आयोग ने क्या उस पर कोई कार्रवाई की? आज अखिलेश यादव लोकसभा के बाहर पावती और रसीद मिलती है चुनाव आयोग की शिकायत स्वीकारने की, उसको बांट रहे थे। क्या चुनाव आयोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई अड़चन पैदा कर रहा है? बिहार का एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो बताता है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। शायद देश में ये पहली बार ऐसी प्रक्रिया चल रही होगी जहां मतदाताओं को जोड़ने नहीं बल्कि काटने की प्रक्रिया चल रही है। ये हैरान भी करती है कई बार। जब अंपायर पर आरोप लगे कि वो निष्पक्ष नहीं है तो अंपायर को अपनी निष्पक्षता को साबित करना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी है। कोई भी इल्जाम भी अगर लगा तो आपको उसकी सफाई देनी है, और इसका उदाहरण प्रभु भगवान राम से लेना चाहिए। उनके ऊपर जब भी कभी आरोप लगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने पूरी अपनी समस्त दिशाओं को और समस्त लोगों को उन्होंने गवाह मानकर, और वो उन मर्यादाओं का पालना करते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था। चुनाव आयोग पर भी एक इल्जाम लगा है, और इल्जाम किसी एक मतदाता ने नहीं लगाया बल्कि लार्जेस्ट अपोजिशन के लीडर ने लगाया है, विपक्ष के लगा रहा है। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस मामले में अपनी निष्पक्षता को स्वयं साबित करे। हमारे देश में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां निष्पक्षता को साबित किया गया है। ये चुनाव आयोग को भी अपनी निष्पक्षता को उसी तरह प्रामाणिक रूप से साबित करना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग तो कहते हैं कि या तो राहुल गांधी माफी मांगे या एफिडेविट पर शिकायत करें। तो जिनकी एफिडेविट पर शिकायत है उनके लिए आपने क्या किया? और आपके पास जब इतनी बड़ी तादाद में शिकायतें हैं तो राहुल गांधी के एफिडेविट का क्या इंतजार किया जा रहा है?
बहनों भाइयों, कुछ बयान सुने आप, फिर आज की इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। 18,000 एफिडेविट दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पे कार्रवाई हो। 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। बाई इलेक्शन देखा हमने, आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एआईसीसी के प्रवक्ता शुभ्रांश राय मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद सिंह, देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में हमें संजय सिंह ज्वाइन करेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मैं राकेश त्रिपाठी जी का रुख करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, जब सब पॉलिटिकल पार्टी कह रही कि मतदाता सूची की जांच हो, एसआईआर की प्रक्रिया की जांच हो, सिर्फ एकमात्र बीजेपी पार्टी है जो कह रही नहीं, जो चुनाव आयोग कर रहा है बिल्कुल सही है। आपको कैसे पता कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है? आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रजेश जी, बड़ी आपत्तिजनक स्थिति ये है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, मतदाता सूची को जानबूझ करके मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे वोट काटे जा रहे हैं, भाजपा के वोट जोड़े जा रहे हैं, भाजपा की मदद की जा रही है। विपक्ष एक तरफ ये आरोप लगाता है और दूसरी तरफ जब मतदाता सूची के दुरुस्तीकरण के लिए फेक वोटर्स को काटा जा रहा है, नए वोटर्स के नाम जोड़े जाने की एक प्रक्रिया चल रही है, वोटर लिस्ट को दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो पहले यह तय कर ले कि वोटर लिस्ट ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है, नहीं है, तो इसको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है, जो इस इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और ये सामान्य प्रक्रिया है, नए वोटर्स जोड़ना, वोटर्स को, पुराने वोटर्स को डिलीट करना, जो मर गए हैं या उनके स्थान बदल गए हैं या कोई गलत तरीके से नाम जोड़े गए हैं, उनके बारे में शिकायतें आती हैं। सबके लिए अलग अलग फॉर्म तय हैं और ये सारी प्रक्रिया राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके होती है। इनमें हर वोटर्स को सीधा अधिकार होता है कि वो अपना जो मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जो हर पोलिंग सेंटर्स पर सार्वजनिक घोषणा के साथ रखी जाती है, जिसके लिए सारे, चाहे वो टेलीविजन पे हो, टीवी मीडिया पर हो या प्रिंट मीडिया पर, इसका प्रकाशन होता है कि इस तारीख को निर्वाचन की सूची आपके पोलिंग स्टेशन पर रखी जाएगी, आप इसको नाम को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तो ये डिजिटल तरीके से आप अपना एपिक नंबर डालिए और अपने किस पोलिंग स्टेशन पर, किस क्रमांक पर आपका वोट दर्ज है, अब ये डिजिटल तरीके से भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद इस तरह के आरोप, पर मुझे आप बताइए कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है, नाच न जाने आंगन त्रिपाठी जी, जहां 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। अरे आपके वोटर भी तो हो सकते हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो 65 लाख नाम डिलीट किए गए उनको सार्वजनिक किया जाए, ताकि बीजेपी भी चेक कर ले, कहीं आपके वोटरों का नाम ना कट गया हो? आपको चिंता क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल नाम सार्वजनिक होते ही हैं। उसको एकमुश्त सार्वजनिक करने की बात की जा रही है, वरना हर पोलिंग स्टेशंस पर कौन सी नई वोटर लिस्ट आई है, ये वोटर लिस्ट आती है और पुरानी वोटर लिस्ट हर पोलिंग एजेंट्स के पास होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है। पुरानी वोटर लिस्ट से नई वोटर लिस्ट में क्या परिवर्तन हुए हैं, ये हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल एजेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के पास नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी के पास नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है? और हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट्स के पास पूरी जानकारी होती है कि कौन से नाम गलत जुड़े हैं, कौन से नाम सही जुड़े हैं, प्रमाण के साथ आरोप लगा रहा है। सच बात यह है कि इन पार्टियों के पास बूथ लेवल एजेंट नहीं है। त्रिपाठी जी, चुनाव की विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता प्रमाण के साथ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बेनिफिशियरी आप हैं जो आयोग कर रहा है।
देखिए, विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि हम आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाते हैं और सफाई बीजेपी जारी करने लगती है। कारण साफ है कि वो ये बार बार उस आरोप पे साथ जोड़ते हैं कि भाजपा की साठगांठ है, भाजपा की मदद करने के लिए निर्वाचन आयोग ये कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर हम पर जब आरोप लगेंगे तो हमको जवाब देने के लिए सामने आना ही पड़ता है, और हम इस बात के जवाब। और आरोप आपके ऊपर कम है, दुर्भाग्य आप तो सेकंड पार्ट हैं, पर्दे के पीछे हैं। चुनाव आयोग पे आरोप है और उसको डिफेंड करने आप आते हैं। हम नहीं, निर्वाचन आयोग अपना डिफेंस खुद कर रहा है, और निर्वाचन आयोग में आप चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप स्वयं दिखा रहे थे कि ज्ञानेश कुमार जी ने क्या क्या कहा। थैंक यू सर। स्पष्ट तौर पर अगर आप कोई आरोप कर रहे होते हैं ना, तो अभियोजन अभी संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे ना, उसको साक्ष्य देने होते हैं, उनसे भी चर्चा देने होते हैं। और ये समाजवादी बहुत शुक्रिया। एक बात जो मैं जोड़ दूं, ये जो समाजवादी पार्टी बार बार दावा कर रही है ना 18,000 एफिडेविट, 18,000 एफिडेविट, समाजवादी पार्टी अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड कर देती है? ये 18,000 एफिडेविट वास्तविकता में इनके पास है, तो मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी अपनी वेबसाइट 18,000 एफिडेविट क्या आपने सच में दिए हैं या सिर्फ आप मीडिया में ईमेल बांट रहे हैं? बोलिए दीपक सर, माफ करिएगा, नहीं माफ आ रही ना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला सर नहीं, सम्मान वाला सर है। ओके। और देखिए, हमने 2022 में ही हमने एफिडेविट के साथ हमने हलफनामा दिया था, जिसको चुनाव आयोग आज नकार रहा कि हमको कोई हलफनामा नहीं मिला। ये मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो है हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आज अपने एक्स पे पोस्ट भी किया है। अगर उनको हलफनामा, क्या है जो उन्होंने मेल किया था, उसकी प्रति है, उसकी प्रति है, उसका उसमें उनकी रिसीविंग भी है, रिसीविंग है, उसमें उनकी रिसीविंग है, बकायदा उसमें रिसीविंग है। और चुनाव आयोग इतना ढीठ बना हुआ है। ये एफिडेविट के साथ शिकायतें, ये एफिडेविट में आपको अच्छा लेके आए हैं? मैं पूरी एफिडेविट लेकर के आया हूँ। ये देखिए, एक दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन करो भाई, एक मतदाता की एफिडेविट फुल स्क्रीन करो, दिखाओ क्या लेके आए। अभी तो मैं बहुत कम ला पाई हूँ आपके पास। हाँ। अगर आप समय दीजिएगा तो मैं अलग साहब के साथ बैठ ये एफिडेविट आपने दिया है? एफिडेविट मैंने दिया है, एक एफिडेविट दिया। ऐसे कितने एफिडेविट स्टैम्प के साथ दिए हैं? आप एफिडेविट दिखाओ, ये सही एफिडेविट है? मेरे पास पूरे 18,000, ये देखिए हलफनामा है ये, और उसको उन्होंने माना भी है, चुनाव आयोग ने माना, चुनाव आयोग ने रिसीव किया। देखिए रिसीविंग है उनकी। और ये जो अलोकतांत्रिक सरकार चल रही है, और उसमें आग में घी डालने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसे 18,000 एफिडेविट, 18,000 है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर जो है, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के त्रिपाठी जी तो कह रहे हैं है हलफनामा, तो दिखाओ, तो आप दिखाओ हलफनामा। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, ये उनकी क्यों ढाल बने हुए हैं चुनाव आयोग की? इनको तो खुद आगे आना चाहिए कि भाई 65 लाख अगर वोटर, अच्छा आप बताइए, आप बता रहे हो कि वहां पे 65 लाख में 22 लाख वोटर जो है वो उनके मृत्यु हो गई या उन्होंने चले गए, इसलिए बाकी 43 लाख में आपने कह दिया कि उसमें जो है वो बाहरी हैं, बांग्लादेशी हैं और घुसपैठिए आ गए। अच्छा, चुनाव आयोग कह रहा है कि आपने 45 दिन बीतने के बाद दिया, इसलिए अब क्या जांच करना? क्यों? अभी चुनाव क्या हो गया क्या? वहां पे चुनाव, जहां पे चुनाव हो गया, हमने 2022 का दिया हुआ है, उस पर तो आज तक हमको कुछ मेल का कोई रिवर्ट आया नहीं कि आपने क्या कार्रवाई की, आपने अपने अधिकारी के खिलाफ। अरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, आपके बाई इलेक्शन में आपने कोई शिकायत की थी? जो अभी बाई इलेक्शन, क्यों नहीं बाई इलेक्शन में शिकायत? बाई इलेक्शन में आपके चैनल ने नहीं दिखाया कि रिवॉल्वर के बट पे किस तरीके से जो है वोट डलवाए जा रहे थे। आपने उत्तर प्रदेश में देखा। राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग रहे हैं चुनाव आयुक्त। नहीं तो एफिडेविट जो मांग रहे हैं, देख हम तो जो दिए हुए उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की बताया ना। किसी एक आरओ के खिलाफ एक डीएम को उन्होंने हटाया हो। आपने देखा होगा कि 2014 तक या 2017 तक बहुत संघ में कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी शिकायत कर देता था, चुनाव आयोग उसको हटा देता था। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है ये कि 2017 के बाद से 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 के चुनाव में हमारी शिकायत पे शिकायत हम करते रहे। एक थानेदार को भी अगर उन्होंने हटाया, क्यों? अभी तो जब 24 का चुनाव हुआ था, 2024 का, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को हटा दिया गया था। नहीं, अच्छा ये बताइए, 2022 आजकल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2022, हालांकि फिर से प्रमुख सचिव गृह बन गए और उस वक्त हटाए गए थे। 2022 में जब राजेश्वर सिंह जी यहाँ सरोजनी नगर से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी कहाँ पोस्टेड थी? कितने बार हम लोगों ने आयोग से ले निर्वाचन को हम लोगों ने शिकायत की, राज्य निर्वाचन को, ईसीआई को हम लोगों ने शिकायत की। उनकी वाइफ यहीं पे डीआईजी थी। शुभ्रांश राय, एक बात और आ जाए, आपने देखा होगा, आपके चैनल में मुखरता दिखाया था कि एक नाबालिग 8 वोट डाल रहा है वो, और बाकायदे अपना वीडियो बना रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? ओके, शुभ्रांश राय हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। राय साहब, स्वागत आपका। राहुल गांधी 7 दिन में माफी मांगे, नहीं तो एफिडेविट दें, बोलिए। ब्रजेश जी, मैं राकेश के 2 लाइन को चूज करना चाहता हूं।
इन्होंने कहा कि भाजपा से साठ गांठ है क्या। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ही भाजपा है और भाजपा ही चुनाव आयोग है। राज्यसभा जाना सबको अच्छा लगता है, महामहिम बनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन संविधान को ताक पे रखकर तो नहीं हो सकता। क्यों? इसके मैं आपको छोटे छोटे 3 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, 22 लाख अगर मृत है, 43 लाख जिंदा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और इनके बहुबोले ज्ञानेश गुप्ता कह रहे हैं बार बार कि बांग्लादेशी, नेपाली और बाहर वालों का वोट नहीं डालने देंगे। तो क्या 20 साल से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बिहार में क्या बाहर वालों के वोट से वहां सत्ता में बैठे हैं? एक इंपॉर्टेंट बात, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को जवाब देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा सामान्य प्रक्रिया, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अचानक ज्ञानेश गुप्ता को दिखता है जीरो हाउस मकान, जिसमें 100-100, 200-200, 500-500, 800-800 नए वोटर जोड़ दिए जाते हैं। एक एक मकान में एक बाप के 50-50, 70-70, 80-80 बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये भाजपा के वोटर हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां तहां से हर जगह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही, एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट दीजिए। कहते हैं कि संगति का असर ब्रजेश जी बहुत पड़ता है। मैं तो ज्ञानेश गुप्ता को पढ़ा लिखा मानता था, लेकिन चूंकि आजकल वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले के साथ रहते हैं तो हरकतें वो भी अशिक्षित वाली कर रहे हैं। जो अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा का कच्चा चिट्ठा चुनाव आयोग के मुंह पे मारा कि चुनाव आयोग ने यहां वोटों की हेराफेरी करी है, यहां धांधली हुई है, ज्ञानेश गुप्ता ने मुंह में दही जमा रखा है। ज्ञानेश गुप्ता ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि अनुराग ठाकुर तुम मुझे एफिडेविट दो या नहीं आप दो। ये गुप्ता शब्द पर बड़ा एम्फेसिस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है गुप्ताओं से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मानने। और कोई क्या है ना कि राज्यसभा और गवर्नर बनने की सबको जल्दी है। सर मुझे याद मैं है मीडिया गिल के साहब हवाले चुनाव से- आयुक्त थे, बाद में कांग्रेस ने उनको सदन भेजा था सर, राज्यसभा। आपका एक्सपर्टाइज है सर इसमें। सुन तो लीजिए मान्यवर, मैं चूंकि क्या है कि अभी आपके ही कई जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है कि इससे पहले जो शेरो शायरी वाले राजकुमार थे, राजीव कुमार उर्फ राजकुमार, आजकल शायद सुन रहा हूं कि किसी बाहर के देश की नागरिकता ले रखे हैं, क्योंकि पता है कि हिंदुस्तान में रहूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। कम टू ये द बात पॉइंट मैं सर, आपको राहुल बार-बार गांधी इसलिए कह माफी रहा हूं। मांगेंगे या एफिडेविट देंगे? तीसरा विकल्प नहीं है। नहीं, ज्ञानेश एक गुप्ता मिनट। जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनका ओपन स्टेटमेंट है। ब्रजेश मिश्रा जी कोई एफिडेविट नहीं देंगे। एलओपी का मतलब है हिंदुस्तान की 60% आबादी। माफी आपने मांगेंगे। चोरी की है, एक मिनट सुनिए, आपने चोरी की है, आपकी चोरी पकड़ी गई और उस चोरी की आपको सजा देंगे, आपको दंड माफी देंगे। मांगेंगे या नहीं राहुल गांधी? अरे मान्यवर, आपने देश के गरीब गुर्गों का अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई धन्यवाद करेंगे। राय साहब, देख लीजिए। शुक्रिया। राय साहब शुक्रिया। मैं अरविंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, देश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और उनके बाद संजय सिंह भी तब तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। अरविंद जी आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ये बताइए कि ये जो चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच का ये जो अविश्वास है वो इतना बड़ा हो गया है कि शायद अब इसको पाटना लगभग नामुमकिन है। जी ब्रिजेश भाई, क्या आवाज मिल रही मेरी? बिल्कुल मिल रही सर, आप आवाज बोलिए। आ रही? जी देखिए, ये जो अविश्वास है ये कोई राहुल गांधी के जो उस दिन पीसी हुई है उससे नहीं हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया 2019 से शुरू हुई है, जबकि इस देश के कुछ जाने माने लोगों को चुनाव में हार पराजय मिली। जी इसमें आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके और खड़गे जी तक 2019 में जो चुनाव में हारे हैं, कई लोग हुए हैं। अगर आप उठा के देखें उत्तर प्रदेश में, यहाँ ऐसे लोग हारे हैं चुनाव जिनको कभी सोच नहीं सकते थे कि ये चुनाव हारेंगे। और उसके बाद से ये लगातार विपक्ष के लोग इस बात को वर्कर्स सर्च करते रहे कि आखिर कहाँ से ये गड़बड़ियाँ कहाँ हो। अगर आप पूरा राजीव कुमार जी का टेन्योर देखेंगे तो उस पूरे टेन्योर में 2 बातें हुई हैं कि विपक्ष की ओर से जो भी शिकायतें होती रही उसको इग्नोर किया गया, क्योंकि बात केवल वोटर लिस्ट की नहीं है। अगर आप ब्रजेश भाई देखेंगे तो चाहे हेट स्पीच का मामला हो या आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो,
वो केवल नोटिस विपक्षी नेताओं को ही जारी करता रहा चुनाव आयोग। और राजीव कुमार जी तो गनीमत थी कि उनके ऊपर महाभियोग नहीं आया, अन्यथा महाभियोग तो राजीव कुमार जी पर आना चाहिए था जिस तरीके की घटनाएं हुई। तो आप ये देखिए। अच्छा, आपने कल सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार की, मुख्य चुनाव आयुक्त। बिल्कुल। एज ए लीडिंग पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, आप वहां होते तो आप क्या सवाल पूछते उनसे? नहीं, मैं यही सवाल पूछता कि भाई राहुल गांधी की बात तो अलग है, लेकिन CSDS ने जो पकड़ा है या देश के अन्य हिस्सों से मीडिया के लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वोटर लिस्ट पर, तो कम से कम देखिए ब्रजेश भाई, संविधान में क्या लिखा, हम भारत के लोग जी। और हम भारत के लोग का क्या मतलब है कि जो जनतंत्र में जो वोटर है वही तो आपको संसद और विधानसभाओं का चयन करता है। तो संविधान ने ताकत दी है चुनाव आयोग को इतनी ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, आप कभी उसको डिबेट को पढ़िए जिन दिनों ये चर्चा हुई है, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, जो भी कहा उन्होंने कहा कि मेरी समझ में जो मताधिकार है वो सबसे मौलिक अधिकार है। तो तब से लेकर के अब तक मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। अभी आपने सवाल पूछा कि फला MP बन गए। मैं आपको बताऊं, TN शेषन प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते थे उसके पहले, इलेक्शन कमिश्नर बनने के पहले। और मैं ये घटना जानता हूँ जी। नरसिंह राव जी की सरकार में नरसिंह राव जी सिर केवल खड़े हो गए थे कि उत्तराखंड को लेकर के कुछ अनाउंस करना है और ये समय थोड़ा बढ़ा दीजिए। TN शेषन ने कहा कि ये नहीं बढ़ सकता। वो तो एक आप ये देख लीजिए। बेमिसाल शख्सियत थे सर। सर थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मुझे प्लीज आपको थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद और इस देश में विपक्ष की सबसे मुखर आवाज संजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, स्वागत और धन्यवाद आपका। मेरा पहला और सीधा प्रश्न है कि चुनाव आयोग ये स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा है कि संविधान में का अपमान कर रहे हैं चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर। आज आपने फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, क्या आप चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे बड़ी शर्म आती है कि चुनाव आयोग इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। और कल उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के ऐसा लगा कि जैसे वो ज्ञानेश कुमार की जगह अज्ञानेश कुमार उनका नाम होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार उनका नाम नहीं होना चाहिए। या तो वो मूर्ख जानबूझ के बन रहे हैं, या मूर्ख हैं, या हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की बातें उन्होंने की कि भाई CCTV फुटेज अगर हम महिलाओं को का दे देंगे तो उससे उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। हाँ, बताइए कि वोट डालना लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में सबसे पवित्र कर्म है, उसका वीडियो फुटेज देने से कौन सी प्राइवेसी भंग हो जाएगी? प्राइवेसी भंग नहीं होगी, चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी जाएगी। एक वोटर कई बूथ पे वोट डाल रहा है, ये चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए आप CCTV फुटेज नहीं देना चाहते। आपने 65 लाख लोगों के वोट काट दिए ब्रजेश जी। 25 जून से 25 जुलाई तक एक महीने में पूरे बिहार में आपने 65 लाख वोट काट दिए। एक भी आदमी आपको नहीं मिला जिसका वोट आप जोड़ सके, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। आप गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं ना, चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण कर रहा है ना मतदाता सूची की, तो उस गहन पुनरीक्षण में आपने 65 लाख वोट काट दिए और आपको एक भी वोट पूरे बिहार में जोड़ने के लिए नहीं मिला। आप कह रहे हैं 22 लाख लोग मर गए इसलिए उनका नाम कट गया। जिनका मकान नहीं है उनका ना वो वोट कहां जाएगा, उनका वोट शामिल करेंगे, ये तर्क दिया उन्होंने। एक मकान 100 मतदाताओं पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिंदा लोगों को मार दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा साबित कर दिया। आपके BLO ने खुद से फर्जी साइन कर करके लोगों के फॉर्म जमा किए, इसके वीडियो आए। कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया बिहार में, ट्रंप का वोट बन गया बिहार में। आप मुझे बताइए, इतनी सारी गड़बड़ियां हुई और नॉट रिकमेंडेड की एक कैटेगरी आपके BLO ने बना दी कि नॉट रिकमेंडेड है ये वोटर। तो आपके पास 1 महीने का समय है, आप उसकी शिकायत करिए, जांच होगी। नहीं, शिकायत करिए, जांच होगी। अब तक जो शिकायतें की गई उसमें क्या जांच हुई? दिल्ली में हमने खुद से शिकायत की थी, जाके केंद्रीय मंत्रियों के घरों पे 33 वोट
25 वोट, 22 वोट, 15 वोट सांसदों मंत्रियों के घर में था। 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों हजार वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी थी। 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा क्षेत्र में काट दिए गए थे। आप मुझे बताइए, आपने कोई कार्रवाई की? अभी समाजवादी पार्टी के मित्र दिखा रहे थे एफिडेविट, उनकी एफिडेविट पे कोई कार्रवाई की? तो इसलिए पर राहुल गांधी को 7 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि वोट चोर कहना संविधान विरोधी है। हाँ। वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है? भाई, वोट चोर कहना संविधान विरोधी है, तो वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है क्या? ये तो मतलब इस प्रकार की बात हो गई। उनका, आपने शायद उनके पत्र का 7वां पॉइंट नहीं पढ़ा ब्रजेश जी, जो उन्होंने परसों जारी किया था। बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही। बोले साहब, मतदाता सूची में गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन ये राजनीतिक दलों ने हमें नहीं बताया। ये तो इसी प्रकार की बात हो गई कि किसी थानेदार ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इलाके में डकैती डाल दी, चोरी कर ली, और जब वो थानेदार पकड़ा गया तो कह रहा साहब, इलाके के लोगों ने बताया नहीं कि चोरी करना गलत बात है, डकैती करना गलत बात है। अरे भैया, वोटर लिस्ट बनाना तुम्हारा काम। अरे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा, आपने 3 आपत्तिजनक बातें कही। आप तो, एक तो उनका नाम ज्ञानेश या ज्ञानेश का, आपने उनको मूर्ख का, अब आप उनकी तुलना बदमाश और डकैतों से कर रहे हो सर। नहीं, मैं संवैधानिक पद पर है सर। उदाहरण दिया, मैं उनको बदमाश और डकैत ये कह रहा हूं। अरे सर, तुलना की सर, आप मेरी तुलना किसी से करो तो मुझे बदमाश कहा आपने, डाकू कहा आपने मुझे। थानेदार डकैती डाल दे खुद से और बाद में कहे कि इलाके के लोगों ने बताया नहीं कि डकैती डालना गलत काम है। वही काम चुनाव आयोग कर रहा है, कह रहा है इन लोगों ने बताया नहीं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। भाई, आपने शुरू किया ना। सर, सबूत है तो दो ना, कार्रवाई करेंगे, कह तो रहे हैं। एफिडेविट लाओ, एफिडेविट लाओ। बताइए, कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों को आपने मरा हुआ घोषित किया वो जिंदा होके पहुंच गए, इससे ज्यादा क्या सबूत दिया जाए? बताइए मुझे, क्या सबूत दिया जाए? जो मैंने लोग दिल्ली का उदाहरण दिया, 33 वोट केंद्रीय मंत्रियों के घरों में बने हुए थे। क्या सबूत दिया जाए? आपको कार्रवाई करनी ही नहीं है, आपको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करना है, और आपके पक्ष में देश का कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है, सिर्फ बीजेपी बोल रही है। तो क्या बीजेपी ही बेनिफिशियरी पार्टी है जो इस कदम से चुनाव आयोग के लाभान्वित है? नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी तरीके से लाभान्वित है। तो अब आप लोग के पास विकल्प क्या है? विकल्प क्या है आपके पास? देखिए, विकल्प इसका सीधे सीधे यही है कि आप जितने भी शिकायतें आपको हुई हैं, आप उसकी जांच कराइए, आप भागिए मत। जितनी शिकायतें हुई हैं चुनाव आयोग के पास, चाहे महाराष्ट्र से संबंधित, कर्नाटका से संबंधित, दिल्ली से संबंधित, जिन जिन राज्यों के चुनावों में गड़बड़ियां पाई गई हैं वहां से संबंधित, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, तो जांच कराइए, एफिडेविट दीजिए ना। तब अरे, जिन्होंने एफिडेविट दिया अभी आपके सामने बैठे थे, उनमें कुछ कार्रवाई हुई? आप बताइए ब्रजेश जी। अरे अभी दे दो, अभी हो जाएगी ना। पार्टी के लोग तो बैठे हुए हैं ना। अरे जो हो गया आप उस पर क्या कहें? बैठे हुए, जो हो गया बीत गई, अब दो ना एफिडेविट आप, वरना माफी मांगो आप। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो अपने से संज्ञान लेके, अगर उसको कोई शिकायत लिखित में दी जाएगी, उसको बताया जाएगा, उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो एसआईआर की उन्होंने अनुराग ठाकुर से मांगा एफिडेविट, संजय सिंह से मांग रहे हैं, अखिलेश यादव से मांग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मांग रहे हैं, राहुल गांधी सबसे मांग रहे हैं एफिडेविट। उन्होंने अनुराग ठाकुर से, आपने सुना कोई अनुराग ठाकुर से उन्होंने एफिडेविट मांगा हो? अब आपने तो ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उनकी बातों से आपको अंदाजा तो लग गया होगा, आप लोग पॉलिटिशियन हैं, काफी सीनियर हैं। अब उनका एक स्टैंड तो क्लियर हो गया उनका। अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभाओं में गड़बड़ी का मामला उठाया ना। अनुराग ठाकुर से उन्होंने कोई शपथ पत्र मांगा? बताइए आप मुझे, क्योंकि वो गोली मारो नारा लगाते हैं, तो उनसे सब लोग डरे हुए हैं कि भाई वो तो गोली मारो का नारा लगाते हैं, उनसे हम नहीं। अरे आप यहाँ क्या क्या नहीं अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हो, डरना तो आपसे चाहिए भाई। मैं, मुझसे क्यों डरना चाहिए?
हमको तो उठा के आप डरवाते हो सर। आप जेल में रखा फर्जी। आप कैसे, आप बताइए, राज्यसभा के सदस्य होके संवैधानिक पद पे बैठे सीईसी पे कैसे कैसी बातें कर रहे हो आप? सर विश्वास करो, आप ही लोगों ने तो चुना है उन्हें। क्या क्या बातें क्या कह दिया मैंने, क्या गलत बोला आप बताइए मुझे। आपने उनका नाम बदला सर। नहीं, उन्होंने अज्ञानता की, मूर्खता की बातें की ना, इसलिए बदला। उन्होंने 65 लाख वोट क्यों काटा, उसका कोई जवाब दिया उन्होंने? तो सर जब सारे रास्ते बन गए हैं तो आप क्यों नहीं महाभियोग लेके आते हो? आप सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हो, महाभियोग लाके दिखाओ सर। करा रहे थे आप महाभियोग लाके दिखाओ सर। 65 लाख वोट जो काटे गए हैं, बीजेपी कह रही है ये सब घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं। तो एक व्यास साहब हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, उनका और उनकी पत्नी का नाम काट दिया गया, तो अब वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे बिहार में। सर कैसी बात कर रहे हो? कौन डिटेंशन सेंटर में रहेगा सर? ऐसा मत कहो, ये तो आप घुसपैठियां है ना। नहीं, अरे नहीं, सब नहीं। घुसपैठियां हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो? घुसपैठियां हैं। हिंदू कहां से घुसपैठिया हो गया सर? नहीं, अरे क्यों? वो कह रहे हैं जिनका वोट काटा जा रहा है वो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। ऐसा नहीं है, अरे दिल्ली में भी कहा था। ये आप फैला रहे हो सर। आप फैला रहे हो सर। मासूम बनने लगते हैं इलेक्शन। आप भी कई बार चुनाव आयुक्त की तरह मासूम बनने लगते हैं। अरे मुझे आप मासूम मत बनिए, आप मुझे बताइए। डिटेंशन सेंटर में कोई नहीं जा रहा, ये तो आप जबरदस्ती फैला रहे हो। ये तो एक अलग ही एंगल पकड़ रहे हो आप। कहां कोई डिटेंशन सेंटर में जाएगा? अलग अलग। अच्छा, बीजेपी ने नहीं कहा, आपने नहीं सुना? बीजेपी ने नहीं कहा कि घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं। वोट काटे जाने अलग बात है सर, डिटेंशन सेंटर कोई नहीं जा रहा। 43 लाख घुसपैठियां हैं, तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये आप जबरदस्ती सर बात कर रहे हैं। फिर वही, अरे भाई ये बीजेपी का आधिकारिक बयान है, कई बार वो बोल चुके हैं कि ये सब घुसपैठियां हैं जिनका नाम काटा जा रहा है। मुझसे तो पार्लियामेंट में जेपी नड्डा साहब की बहस हुई थी, उन्होंने पूर्वांचलियों को, यूपी बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते थे उनको कहा था घुसपैठियां हैं। दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया सर। सुनाऊं मैं वो? दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया। आपको हरा दिया दिल्ली की जनता ने। नहीं, दिल्ली की जनता ने यही फ्रॉड जो किया इन्होंने चुनाव की वोटर लिस्ट में, इसी की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है। सर अंतिम सवाल, अगर आपके पास सबूत है, प्रमाण है, गवाह है और आपको लगता है ज्ञानेश कुमार गलत कर रहे हैं, लाओ महाभियोग, लाके दिखाओ सर। चलिए, वो भी आगे आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। मेरी मंशा नहीं, विपक्ष ने क्या तय किया, लाओगे कि नहीं लाओगे? और ये डिटेंशन सेंटर वाली बात, ये मतलब ये गलत, ये ऐसा कहीं किसी ने नहीं कहा। जिनका नाम नहीं उनको जेल को ही डाल देगा। ठीक है, आपको मैं बीजेपी का बयान अभी इसी लाइव शो में आपके भेज देता हूं। उन्होंने डिटेंशन सेंटर वाली बात लेकिन होनी चाहिए जी, डिटेंशन सेंटर वाली। अगर घुसपैठियां हैं तो बांग्लादेश ही तो भेजे जाएंगे सर, कहां भेजे जाएंगे? डिटेंशन सेंटर किसी ने नहीं बोला, ये आप कह रहे हो सर। रिपोर्ट करके बांग्लादेश भेजा जाएगा, तो बिहार में 43 लाख लोग अब डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे और उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। भाई घुसपैठियां हैं ना वो लोग जिनके नाम आप काट रहे हैं। सर ये आप जबरदस्ती पैनिक क्रिएट कर रहे हो सर। पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, आपने बयान नहीं सुना? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने बयान नहीं सुना कि घुसपैठियों का नाम काटा जा रहा है? सर वो अलग बात है, ये डिटेंशन कोई नहीं जा रहा। अलग बात कैसे? डिटेंशन कोई नहीं जा रहा, ये आप फैला रहे हो। अलग बात कैसे? जो घुसपैठिया है उसको तो ये डिटेंशन सेंटर में रखेंगे और बांग्लादेश भेजेंगे। अंतिम सवाल सर, महाभियोग आएगा? देखिए, संसदीय और संवैधानिक जितने भी अधिकार हम लोगों के पास हैं, उसका इस्तेमाल मतदाताओं के साथ हो रही धांधली को रोकने के लिए किया जाएगा। अब उसमें सारी बातें आप समझ, उसमें महाभियोग भी शामिल है, सब कुछ शामिल है उसमें। धन्यवाद संजय सिंह जी हमें समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। बस ये डिटेंशन सेंटर वाली बात मुझे थोड़ा ये ज़्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संजय सिंह जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या अविश्वास इतना बड़ा हो गया है कि एक दूसरे के साथ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, ये आरोपों पर सफाई देने के लिए थी या विपक्ष पर हमला करने के लिए थी? इस बात को लेके अभी तक भ्रम बना हुआ है। जिस देश में चाहे एनआरसी हो चाहे सीए हो, उसके लिए कागज मांगा जा रहा है
तो जब चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि जो नाम काटे हुए कागज दे दो, तो उसको दिखाने में क्या समस्या है? जब एनआरसी और सीए के लिए कागज दिखाना है तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम काटे है, उसके दिखाने में क्या परेशानी है? तो कागजों को लेकर थोड़ी और गंभीरता चुनाव आयोग को दिखानी पड़ेगी। वैसे विपक्ष और चुनाव आयोग दोनों अपनी अपनी बातों पर अटल है, लेकिन ये जरूर है कि बिहार का चुनाव एक अलग मोड में जा चुका है और सीधी लड़ाई में है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है देश में, और ये देखना होगा कि इसमें जो विपक्ष चुनाव मतदाता सूची में गड़बड़ी की धांधली का आरोप लगाता है, उसको बिहार की जनता ने कितना स्वीकार किया है, क्योंकि ये पहला लिटमस टेस्ट वही होना है। हालांकि बिहार के चुनाव में मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नौकरी का हो, युवाओं के भविष्य का हो, लेकिन आज चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने हो गया, सत्ताधारी दल पे उतने अटैक नहीं हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी दूर से खड़ी होकर इस आग में बीच बीच में घी डाल देती है, जिससे कि इसकी लपटें कम ना होने पाएं। तो ये चुनाव आयोग, देखिए एक चीज बहुत साफ है, पहले जो धांधली होती थी उसमें नेता, गुंडा, माफिया, ये कोई बैलेट लूट ले जाता था, कोई वोट 10 वोट डाल देता था, कोई 100 वोट डाल देता था, ये सब सुनने में आता था, लेकिन कभी चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप नहीं लगता था। धांधली ये लोग करते थे, बाहरी लोग। आयोग कहता था कि अधिक से अधिक वोट डालो, हम सीआरपीएफ लगा देंगे, अर्धसैनिक बल लगा देंगे, मिलिट्री लगा देंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। लेकिन अब जो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, उसी पे पक्षपात का आरोप लग रहा है। ये बहुत विचित्र सी बात है। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज़ादी का भी 79वां साल बीता है। चुनाव आयोग को भले आज जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता बार बार कहा जा रहा है, इस देश में चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र आयोग है, लेकिन नियुक्ति तो सरकार ही करती है ना, तो आदमी तो सरकार का ही होगा। और आज से नहीं, ये कांग्रेस के जमाने से होता रहा है। हर सरकारों में सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग अपने अपने हिसाब से लोगों को नियुक्त किया गया है, सरकारों ने किया है। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात को लेकर है कि सर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिस्टम चल रहा है मतदाता सूची का, अगर इतने नाम काट दिए गए 60-65 लाख, तब तो फिर बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा, करीब 7-8% वोट घट जाएगा। 8% यहाँ तो 2-3% में सरकारें बदल जाती हैं, तो बहुत विकट समस्या आ रही है चुनाव में। और जहाँ तक विजय जी महाभियोग की बात है, महाभियोग देखिए लोग ला नहीं पाएंगे, क्योंकि महाभियोग चुनाव आयोग को हटाने का वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को है। किसी भी सदन में 2/3 बहुमत होना चाहिए उसको महाभियोग को पारित कराने के लिए, फिर दूसरे सदन में भी उतने, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया है और विपक्ष के पास इतना बहुमत है नहीं, तो वो करा पाएगा। तो महाभियोग वाली बात तो राजनीतिक रूप से चर्चा में आ सकती है, जमीन पर उतरेगी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम इस बात को लेकर जरूर चुनाव आयोग की आलोचना कर सकते हैं कि वो बीजेपी के राज्यसभा में जहां चुनाव होता है वहां अधिकारियों को नहीं हटाती है। पहले प्रमुख सचिव, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब चुनाव घोषित होते ही हटा दिए जाते थे, तो ये माना जाता था कि चुनाव आयोग सतर्क है। फिर जिलों में डीएम की शिकायत होती थी, वो हटाए जाते थे। लेकिन अब चुनाव में अधिकारी कोई हटते नहीं हैं और विपक्ष चिल्लाता रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अभी हेट स्पीच की बात आई थी, बहुत सारे नेता जी वीरेंद्र जी बहुत ऐसी भाषा बोलते हैं जो उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग वहां पर सुस्त पड़ जाता है, कार्रवाई नहीं करता है जी। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिन पर चुनाव आयोग की आलोचना हो सकती है। लेकिन सिस्टम जो बना हुआ है, अगर कोई चुनाव में पड़े मतों से नाराज है तो वो 60 दिन के भीतर हाई कोर्ट जाए और पुनः मतगणना करा सकता है। चुनाव को लेकर पिटीशन होती हैं,
निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की बातों को सुनना चाहिए। सरकारें तो है ही हैं, सरकार पे असर नहीं पड़ रहा है, संस्थाओं की गरिमा वो बनी रहनी चाहिए, उनकी निष्पक्षता बनी रहे। वैसे भी हमारे यहाँ बेरोजगारी हाल इतना है कि गांव में कहते हैं कि जब नौकरी ना लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। तो चुनाव तो यहाँ मौज मस्ती का मौका है, कोई को पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कोई मीट मुर्गा पाएगा, कोई दारू अरे चलेगी। राकेश त्रिपाठी जी एक दिन कह रहे थे कि अब प्रधानी का चुनाव भी बहुत महंगा हो गया है। हाँ, इसी सब कारण से कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो चुनाव भी तो महंगा होगा। और कंक्लूड एक शेर है, सुनिएगा जी कि हमारे ख्वाब भी अजब कहकशा बनाते हैं और जमीन को तारों भरा आसमां बनाते हैं। मैं भूल जाता हूँ कितनी उनकी खताएं, पर वो एक जरा सी बात को दास्तां बनाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन सब तक पहुंचाने के लिए बहनों भाइयों इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। राकेश जी, संजय सिंह ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या वाकई में कोई ऐसा डिटेंशन, हालांकि मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या उनके आरोपों में कोई सच्चाई है? देखिए, उन पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। उन पर एक आरोप लगता है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिस जिले में आते हैं उसमें एक शुभम सिनेमा हॉल है, उसको लेकर के कुछ आरोप लगते हैं। अब पता नहीं उसकी सच्चाई को कभी प्रमाणित नहीं करते, वो बताएं कि उसको लेकर के क्या सच है। लेकिन जिस तरह की भाषा शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया है ना, वो बहुत आपत्तिजनक है। आप देश के चुनाव आयुक्त के संदर्भ में उसको अज्ञानी, मूर्ख और न जाने कौन कौन सी गालियों का इस्तेमाल, बदमाश, डकैत। आप नाच ना आवे आंगन टेढ़ा और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या आप चुनाव नहीं जीत पाए, आप दिल्ली में बुरी तरह पराजित हुए हैं। आत्ममंथन करिए कि आखिरकार केजरीवाल की राजनीति का क्या असर हुआ है। आप देश को एक स्वच्छ राजनीति, पारदर्शी राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का सपना लेकर के आए थे, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए और जनता ने आपको जगह दिखा दी, तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सच बात यह है, मैं एक बात अखिलेश यादव जी की जरूर जोड़ूं। वो 18,000 एफिडेविट की बात कर रहे हैं, दीपक रंजन जी भी दिखा रहे हैं। ऐसा होता है वकालत के पेशे में, कुछ अधिवक्ता ऐसा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं करना चाहिए कि कई बार नोटिस भेजनी होती है तो वास्तविक नोटिस न भेज करके सादा पन्ना लिफाफा में रख के भेज देते हैं और पावती दिखा देते हैं कि देखिए रिसीव करा दिया है। अरे ईमेल भी है। मैं इसीलिए कह तो रहा हूं कि एफिडेविट जो है उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, वेबसाइट पर रखिए और जनता देखे। व्यू है उसमें, देखिए इसमें व्यू भी लिखा हुआ है, व्यू है, किसने क्या किया। चुनाव आयोग ने एक सेकंड को कंप्लीट कर लेने दें। आप एफिडेविट दिखा सकते हैं लेकिन उनको बोलने दें। पर ये तो एफिडेविट दिखा रहे हैं, रिसिप्ट भी दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग ने स्वीकारा है ये भी कह रहे हैं। क्या नकली शपथ पत्र है इनका? आयोग को भी नकली सादा कोरा कागज भेज करके, तो आयोग नकली है इसका मतलब? एक सेकंड, पावती, कोरे कागज की पावती दिखा के कह रहे हैं कि हमने कागज भेज दिया है। नहीं, आप कोरा कागज भेज के पावती मत दिखाइए। आप में दम है तो ये संजय सिंह ने जो आरोप लगाए थे और शुभ्रांश जी ने भी आरोप लगाए थे समाजवादी पार्टी की वेबसाइट कि जिनके नाम काटे जा रहे हैं, जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उनको बांग्लादेश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रख लिया जाएगा। देखिए, ये मैंने कहा ना कि ऐसे ही बरगलाने का अलग अलग समय पर प्रयास राफेल के मसले पर भी राहुल गांधी ने किया था, लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो झटका खा करके लौटे और देश की जनता ने भी उनको झटका दिया। आप इस प्रकार से बार बार इस तरह के आरोप लगाएंगे ना, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, नारा लगा रहे थे ना, क्या हुआ? जनता ने साबित कर दिया आप ही चोर हैं और आपकी मनसा खराब है, जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया है। आप इस तरह के जो आरोप लगाते हैं ना, उसके पीछे तथ्य लाइए, तर्क लाइए। और मैं ब्रजेश जी इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस देश में ये बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है ना, यद्यपि इस पर युक्त निर्बंधन है, लेकिन इसके साथ साथ में इसमें कुछ और जवाबदेही भी बढ़ानी चाहिए। जिसके मन में अच्छा, जो बोलने आता, भी नहीं दोगे, जिसके बारे में जो तो क्या आप अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ हैं त्रिपाठी जी? बोल दे रहे हैं। नहीं, ये जवाबदेही का सिद्धांत होना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूं इस पर युक्त निर्बंधन तो पहले ही संविधान ने लिखे हैं, लेकिन इस युक्त निर्बंधन के साथ एक जवाबदेही का भी एपिक निर्बंधन लेकर आना चाहिए। जो बात वो तो आप संविधान बदलना चाहते हो मतलब? मैं मानता हूं कि एफिडेविट छोड़िए, पब्लिक डोमेन में अगर मीडिया में सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है,
नहीं, मैं संविधान बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी इतनी फ्री नहीं होनी चाहिए कि जिसको मन में आया आपने जो मन में आया कह दिया। सर तो मुझे बताओ, मध्य प्रदेश के उस मंत्री के साथ आपने क्या किया जिसने हमारी कर्नल बहन सोफिया के लिए बेहद अपमानजनक, अभद्र, गंदी, बेहूदी टिप्पणी की थी? बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। वो अभी भी मंत्री है सर। नहीं, हम भी बिल्कुल मानते हैं, हम भी बिल्कुल मानते हैं कि वो टिप्पणी निहायत घटिया थी। तो क्यों नहीं निकाल दिया आपने उस आदमी को? टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो फिर आप अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल नहीं उठा सकते जब आप आपके यहाँ खुद ही मुंह काला किए हुए मंत्री बैठा है आपके यहाँ। अपने नहीं, उस वाक्य के लिए बारंबार मंत्री विजय आपने क्या कार्रवाई की सर उसके खिलाफ? मैं मानता हूं एक एक्शन नहीं लिया आपने उसके खिलाफ और उसको गलत मान लिया है। बर्खास्त करो सर उसको, जेल भेजो सर उसको। उन्होंने गलत माना, उन्होंने गलती स्वीकार की, उन्होंने क्षमा याचना की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल राइट। ये कह रहे हैं आप नकली एफिडेविट लेके आए हो। आज भी हो राफेल के मामले धन्यवाद, वो झूठ अपने थैंक यू सर, माफी मांगे। मैंने सच बात रख दी। राहुल गांधी राफेल के लिए माफी मांगे। बताओ ये एफिडेविट कह रहे नकली है। सर आपने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया या इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता को बुलाया? पहले इस चीज को क्लियरिफाई सर। ही जो बीजेपी नहीं, ये तो आज की तारीख में जिस तरीके इतनी मिर्ची इनको क्यों लग रही है? संजय सिंह भाई साहब ने जो भी कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, मिर्ची इनको क्यों लग रही है? इनके किस नेता के लिए उल्टा सीधा कह दिया? अच्छा, एफिडेविट मांगना है तो अपने असीम अरुण से भी मांग ले एफिडेविट कि क्या कर। असीम अरुण सादा कागज दे आए थे, असीम अरुण से एफिडेविट मांग लेना। दिखाओ कौन से एफिडेविट? ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं, कैसे वकालत कर रहे हैं हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छी चल रही है उनकी वकालत भी करते हैं, ये वकील भी हैं, किसी के शुभम सिनेमा में पहुंच जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरे शुभम सिनेमा क्या आप उजागर करो ना। अब मिर्ची आपको क्यों लग रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन से कौन सी साठगांठ है कि आपको मिर्ची लग रही है? हमने इलेक्शन कमीशन को भी डेबिट भेजा है, मिर्ची आपको लग रही है। पावती और ये खाला सादा पन्ना, खाली पन्ना आप कर रहे हो। अरे इलेक्शन कमीशन के आप प्रवक्ता ना बनो, आप भी देश के नागरिक हो। जैसे ब्रजेश जी, जैसे हम लोग अलर्ट करते थे ना पब्लिक को, देश की महान जनता को कि मुनो छुआया, आज वोट चोरवा आया है। हम लोग इससे अलर्ट कर रहे हैं, विपक्ष को अलर्ट कर रहे हैं, देखो वोट चोरवा घूम रहा है। जो आज रामगोपाल जी ने किस हवाले से आरोप लगाया कि यूपी में अभी से नाम कट रहा है? तो कट आज से नाम कट रहा है, झूठा था, आज से नाम कट रहा है। आज तो मान लो कि आप झूठे हो, ये मान लो कि आप झूठे हो। हम वोट चोरवा जिसको कह रहे हो मान लो झूठा है, स्वीकार मान लो क्यों झूठा है। वोट चोरवा मान ले झूठा है, वोट चोरवा मान ले झूठा है, वोट चोरवा मान ले झूठा है। ठीक है, मुनोचवा नहीं था तो वोट चोरवा मान ले कि वोट चोरवा नहीं है। ओके, थैंक यू सर। चोरवा नहीं है, शुभ्रांश हाँ, धन्यवाद राकेश जी। सेंटर पे बात आ रही थी, ये घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों का वोट बना। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय संजय सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं कहा घुसपैठियों को वोट, तो घुसपैठिए अगर ट्रेस होंगे तो कहाँ भेजे जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे, आज ये बता करके जाएं। और जो व्यास जी जो रिटायर्ड आईएएस उनकी पत्नी है, वो कौन से घुसपैठी हैं ये भी बता दें, उनका वोट कैसे कट गया? शुभ्रांश राय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राय साहब, क्या महाभियोग लाएंगे? मैं आपकी बात को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। संविधान की शपथ लेकर संविधान के पद पर बैठकर अगर आप संविधान की चोरी कर रहे हैं तो आपको संवैधानिक दंड मिलेगा। और कल 12:30 बजे सारी विपक्ष की पार्टियां बैठ रही हैं। अगला क्या फैसला होगा कल आपको ब्रजेश जी पता चल जाएगा। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जरा त्रिपाठी जी बार बार जिक्र कर रहे थे राफेल का। 500 करोड़ की राफेल 1500 करोड़ में खरीदने के बाद चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार ईमानदार है। इनकी बात को बड़ा कर देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप डिटेंशन सेंटर का जिक्र कर रहे थे मान्यवर, हेमंत बिस्व शर्मा का और भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता का, राकेश त्रिपाठी का भी बयान है अलग अलग चैनलों पे, जो घुसपैठिया है उसको देश से बाहर भगाया जाएगा। तो कहां रहेगा भाई? अब ये ट्रंप के जैसे तो है नहीं, हथकड़ी बांध के भिजवा दे। इनकी तो हवा निकल जाती है क्योंकि संबंध इनका व्यापारिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर, जो घुसपैठिया है वो भारत में क्यों रहेगा? यहाँ का मतदाता क्यों बनेगा? यही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या वो जो 43 लाख घुसपैठिया हैं, जो लगभग 10% से ज्यादा के वोटर थे पिछले 25 सालों से, उनके बल पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार में शासन कर रहे थे? एक साल पहले हवाबाजी में भाषण देना अच्छा है, वोट चोरी करके इलीगल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी। बनारस में चुनाव हार रहे थे, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए, और इसका दंड मिलेगा। थैंक यू सर। आप तो चेतावनी और धमकी से बाहर ही नहीं आ रहे हैं सर। आप हर बात पे धमकी धमकी धमकी।
नहीं मान्यवर, ये धमकी नहीं है मिश्रा जी, मैं आपको बड़ी बात ग्रेविटी से बता रहा हूं। आपने पिछले 48 सर, घंटों में विपक्ष देखा को होगा- धमकी सर, शोभा नहीं बात देती करूं। सर। आपको सर, आंदोलन, मैं थोड़ी- प्रदर्शन, सरकार की नीतियों की आलोचना शोभा देती है सर, धमकी शोभा नहीं देती सर। एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए। जब पिछले ताकत में 48 आना तब सर कर लेना सर, धमकी अभी से नहीं दी जाती सर, एक्ट करके दी जाती है सर। मिश्रा जी एक मिनट, पिछले 48 घंटों में धमकी से कोई नहीं डरता अंतर्राष्ट्रीय सर। घटी थी। सर सुनिए ना, तो पिछले 48 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय 2 खबरें घटी थी। आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप उस देश के वोटर नहीं थे, तो आपको डिपोर्ट कर दिया गया। हिंदुस्तान में अगर आप वोटर नहीं है तो इस देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि पीछे अभी आया था कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर तो आप 2 दर्जे के नागरिक हैं। धन्यवाद ये सर। लड़ाई पहचान बचाने की है, ये लड़ाई ओके, आने वाली पीढ़ी के अरविंद लिए सिंह है। जी हमें ये ज्वाइन कर लड़ाई चुके आने हैं, वाले बहुत ही कल जाने को माने करने पत्रकार के लिए हैं। है। अरविंद जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं और हम सबको बताएं, क्या अविश्वास इतना गहरा हो गया? और जैसा कि शुभ्रांश जी अभी कह रहे हैं, कल 12:30 बजे बैठ रहे हैं, संजय सिंह की भाषा आपने सुनी ही, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज्ञानेश कुमार को बर्दाश्त करेंगे। क्या एक्सट्रीम काम कर सकता है अपोजिशन, महाभियोग या कुछ और? नहीं, देखिए, महाभियोग ही आखिरी वो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह ही महाभियोग लाने की प्रक्रिया है संविधान में। और अभी जो बात आपने कही थी ना, देखिए कि मैं होता तो क्या, देखिए मैं 1988 से चुनाव आयोग को देखता रहा हूँ, और आप भी देख रहे होंगे 88 क्या, और जो अध्ययन है वो ये है कि मैं आपसे जूनियर हूँ सर, मैं 96 में आया 52 से जो चुनाव हुए हैं, मैं 96 में आया सर। 1951-52 से जी 18 लोकसभा की चुनाव इसी चुनाव आयोग ने कराए, 350 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव कराए हैं। इसके अलावा इसी निर्वाचन आयोग ने दुनिया के तमाम संस्थाओं को गाइड किया है, क्योंकि लोग हैरान थे कि भाई इतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कैसे चुनाव हो रहा। सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार जी पर ही इतनी सारी बातें क्यों उठ रही हैं, ये चिंतन का विषय है। और उससे भी ज्यादा बड़ा विषय तो ये है कि एक संवैधानिक संस्था जिसको संविधान ने इतनी ताकत दी हुई है जी कि सरकार भले रखे, अगर सरकार भी चाहे तो महाभियोग लाना पड़ेगा। सर, आपको नवीन हटाने चावला से- याद है सर, एसएस गिल याद है सर आपको, जी जी बिल्कुल, राजीव देखिए, कुमार बहुत याद से है लोग सर? याद हैं। एक से एक हुए हैं देखिए सर। MS गिल भी याद है। एमएस गिल भी याद है। आप मुझे बताइए, कोई भी MS गिल से लेके सेशन तक, और सुकुमार सेन जैसा आदमी, सुनिए मैं बताऊं आपको, जी नेहरू जी चाहते थे 1 साल पहले चुनाव कराना, सुकुमार सेन ने मना कर दिया। आप सोच लीजिए जो है अभी ये क्या बाकायदा सीन मैं है, जो अभी बता रहा हूं, वालों की तब क्या बात स्थिति बता है? रहा हूं। कुछ अगर सरकार दबाव डाले तो मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, सरकार दबाव डालती है तो हिमाचल और गुजरात का अलग अलग कराया जाता था। अब आप सोच लीजिए, जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही हो, वहाँ हिमाचल प्रदेश और गुजरात का एक साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यही होता रहा पहले, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा, आपको एतराज है संजय सिंह ने जो भाषा बोली? हाँ, आप 68 संजय सिंह की भाषा पर एतराज किया जा सकता है या नहीं? एज ए जर्नलिस्ट आप क्या सोचते हैं? देखिए, भाषा जो होती है ना, आप जानते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, भाषा भावनाओं से जुड़ी होती है और तथ्यों से जुड़ी होती है। एक संस्था जिसको लगातार भावना में सर किसी के साथ ऐसे करोगे सर? अब भावना में मतलब ये सब होगा? मुझे बताइए। नहीं, मैं एक पत्रकार के तौर पर लिखूंगा तो संजय सिंह जी की आपत्तिजनक भाषा को हटा दूंगा अगर लगेगा मुझे। जी, समझ रहे हैं, संसद में भी यही है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अतिथियों अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपने अपने मूल्यवान विचार आज की इस परिचर्चा में प्रस्तुत किए, और संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।